हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, दिल्ली में नेताओं के भड़काऊ भाषण ने हिंसा भड़काने में आग में घी जैसा काम किया। जरूरी है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए जिनके भड़काऊ बयानों से दिल्ली में हिंसा भड़की है। भाषण दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष से बयान आया है, एक ही पक्ष से भड़काऊ भाषण दिए गए, दोनों तरफ से भड़काऊ भाषण दिए गए। अब तो कोर्ट इस मामले पर बेहद सख्त हो गया है, बेहद सख्त हो गया है। इतना सख्त हो गया है कि कोर्ट ने जो बातें कही वो सरकारों को हिला दे, वो सिस्टम को हिला दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 हिंसा का जिक्र करते हुए कल कहा कि ऐसे हालात बनने नहीं दिए जा सकते। गिरिराज कपिल मिश्रा पठान की गिरफ्तारी, 302 का मुकदमा 120V से कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं देश भर में आंदोलन करूंगा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि अपनी सियासत के लिए नेताओं ने वो कहा जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो बीजेपी के कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का भाषण हो या AIMIM के वारिस पठान का। मैडम, आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट भी अब इस मामले में सख्त है। सुनवाई के दौरान जज S मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को अदालत में ही भड़काऊ बयान देने वाली नेताओं की वीडियो क्लिप दिखाई और कुछ सवाल पूछे। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोर्ट चाहती है कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हो। अगर दिल्ली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज दिल्ली न जलती। दिल्ली को कब तक इस तरह जलने दे? 1984 जैसे हालात बनते नहीं देख सकते। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए किसी निर्देश की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस को खुद ही FIR दर्ज करनी चाहिए थी। आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR की है या नहीं। तो देखिए, कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है और इस सख्त रुख के बाद अब ये तय है कि इन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन भड़काऊ भाषण देने के मामले में किन धाराओं में सजा हो सकती है, आइए हम आपको ये बताते हैं। अपनी वीडियो वॉल पे हम आपको बताते हैं कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उनकी सजाएं क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट का रुख सख्त है। ऐसी सूरत में आज दिल्ली पुलिस जब हाईकोर्ट में बताएगी कि किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो वहां पर धाराओं का भी जिक्र होगा। तो धारा 153A ये क्या कहती है? ये कहती है धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत को बढ़ावा देना। अगर आप भाषा, धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ावा देते हैं तो आपको धारा 153A के तहत कार्रवाई होगी। धारा 295A ये भावनाएं भड़काने के लिए धर्म और मान्यताओं का अपमान करना, ये भी इस धारा के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा। इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या है कि अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और आप दोषी पाए गए तो आपको सजा होगी, और सजा होगी तो जनप्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है? वो कहता है, जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि इसकी धारा 8 ये बताती है कि अगर 2 साल से ज्यादा आपको सजा हुई है किसी भी मुकदमे में तो फिर आप संसद या विधानसभा की सदस्यता आपकी खत्म हो जाएगी, और ये सदस्यता आपकी खत्म ही नहीं होगी, आगे भी आप चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रह जाएंगे। तो ये जो मुकदमे होंगे अब जनप्रतिनिधियों पर या उन नेताओं पर जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, हेट स्पीच दे रहे थे, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि हिंसा इन्हीं नेताओं के बयानों की वजह से हुई है, उन पर अब मुकदमे दर्ज होंगे और अगर दोषी पाए गए तो फिर वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते, उनकी सदस्यता भी जा सकती है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई एक और खबर हम आपको बताते हैं जिस पर सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली हिंसा की सुनवाई से जुड़े हुए एक जज का अचानक तबादला हो गया? कई लोग इसको लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग क्या ये चुनी गई बिल्कुल सही टाइमिंग पर, इसी टाइमिंग पर उस जज का तबादला किया गया जिसने रात को 12:30 बजे एक तरह से इमरजेंसी हालात में सुनवाई की थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज्यादा जमकर चर्चा हो रही है, इस पर वायरल है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
लेकिन देखिए, हमने इस पूरी खबर का, वायरल खबर का फैक्ट चेक किया और हमने पाया कि जो बताया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन समय और टाइमिंग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जजों के तबादले के नियम होते हैं और इनका तबादला नियम के मुताबिक हुआ है। एबीपी न्यूज ने भी इस खबर की पड़ताल की है और फिर जो सच सामने आया वो आपको बताते हैं। कई बार वायरल खबरें आधे तथ्यों के साथ सामने लाई जाती हैं, लेकिन इस मामले में एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि आखिर जज का तबादला नियम के तहत हुआ है कि नहीं। कानून मंत्रालय की 26 जनवरी की ये वो कॉपी है जिसको लेकर बवाल मचा है। इसमें जिक्र है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस मुरलीधर वही जज हैं जिन्होंने 25 तारीख की आधी रात को दिल्ली हिंसा पर सुनवाई की और घायलों को बेहतर इलाज का आदेश दिया था। अब कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि जेएस मुरलीधर की अगुवाई वाली बेंच ने बीजेपी नेताओं और सरकार को दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। रातों रात उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से हो गया। जस्टिस मुरलीधर के तबादले की पड़ताल आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की। पड़ताल के दौरान पता चला कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक हुई थी। बैठक में 3 जजों के तबादले की सिफारिश की गई थी, जिसमें जस्टिस मुरलीधर का भी नाम था। एबीपी न्यूज के पास कॉलेजियम की सिफारिश की वो कॉपी भी है। यानी पड़ताल में साफ है कि जस्टिस मुरलीधर का तबादला नियमों के मुताबिक हुआ। तो देखिए, कॉलेजियम के तहत ट्रांसफर हुआ है। कॉलेजियम की बैठक भी 2 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन इसी को सियासत कहते हैं जब आप आधे तथ्यों के साथ राजनीति करने लगते हैं। आरोप हालांकि बीजेपी ये भी लगा रही है कि रात को 12:30 बजे हाईकोर्ट इसलिए बैठा क्योंकि जज साहब की पत्नी जो है वो एक्टिविस्ट। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।